हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 6 पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि ऊतक क्या है। तो ऊतक जो है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये ऊतक विविध प्रकार के होते हैं। शरीर की संरचना में ये ऊतक विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और उस भाग की संरचना और उसके कार्य उसके अंदर उपस्थित ऊतकों के अनुसार ही होते हैं। तो ऊतक अर्थात टिश्यू कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। एक गिरु नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह ऊतक जो है, इनको सामान्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होते हैं विभजोतक, अर्थात मेरिस्टेम। ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, जिससे वृद्धि होती है। ये विभजोतक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शीर्षस्थ विभजोतक, इसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। दूसरा होता है अंतर्वेशी विभजोतक, तीसरा है पार्श्व या पार्श्वीय भी कह सकते हैं विभजोतक। लेकिन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार संक्षिप्त में इसके बारे में बात करने की। शीर्षस्थ विभजोतक है, ये जड़ और तने के शीर्ष वाले भागों पर पाया जाता है और इसकी जो कोशिकाएं हैं विभाजन के दौरान यानी विभाजन की क्रिया के द्वारा नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे कि पादप के जड़ और तने के भागों में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि के लिए यानी कह सकते हैं शीर्षस्थ वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अंतर्वेशी जो विभजोतक है, ये वाला, ये विभजोतक जो है वो पर्व संधियों पर पाया जाता है और इसके द्वारा पार्श्व शाखाओं का, पत्तियों का निर्माण होता है। तीसरा जो विभजोतक है वो है पार्श्व विभजोतक। ये एक तरह से द्वितीयक विभजोतक होता है, जो पहले स्थायी कोशिका के रूप में परिवर्तित कोशिकाओं के पुनः विभाजनशील होने से ये विभजोतक बनता है। और इस पार्श्व विभजोतक के कारण, क्योंकि ये आंतरिक भागों के अंदर बनता है, तो इस विभजोतक के कारण पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला ऊतक का प्रकार है विभजोतक। अब आता है दूसरा प्रकार, इसे कहते हैं स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू,
ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे ऊतक स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब ये जो स्थायी ऊतक हैं, इसको भी 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, अर्थात ये 3 प्रकार हैं। एक तो है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक। दूसरा है जटिल ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक उन ऊतकों को कहा जाता है जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए ऊतक जो है वो सरल ऊतक कहलाते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो वो सरल ऊतक हैं। जटिल ऊतक एज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये ऐसे ऊतक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं और फिर एक इकाई की तरह वो कार्य करते हैं, तो ऐसे ऊतक जो है वो जटिल ऊतक कहलाते हैं। और तीसरे जो है विशिष्ट ऊतक, स्पेसिफिक टिश्यू, ये वो ऊतक हैं जो किसी पादप के किसी विशेष भाग के अंदर ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसे ऊतक जो है वो विशिष्ट ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए ये ऊतक जो हैं, इनको भी इनके अंदर विविधता के कारण अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो ये सरल ऊतक जो है इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होते हैं मृदु ऊतक, इनको कहा जाता है पेरेनकाइमा। दूसरे होते हैं स्थूल कोणों ऊतक, इनको कहा जाता है कोलेनकाइमा। और तीसरा है दृढ़ोतक, इसे कहा जाता है स्क्लेरोकाइमा। तो इस तरह से ये 3 प्रकारों में बांटे गए हैं, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम एक एक करके इनके बारे में कि ये किस प्रकार की इनके अंदर विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला मृद ऊतक, मृद ऊतक देखिए ये एज ए पेरेनकाइमा, ये नाम से क्लियर हो रहा है मृद ऊतक अर्थात मृदुलता वाली संरचना रखने वाले ऊतक। ये इस प्रकार के ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं देखिए इस तरह से हम देखें, ये देखिए देखिए ये मृदुतक है। अब देखिए ये मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं ये पतली भित्ति वाली होती हैं और इनके बीच में अंतराकोश के अवकाश पाया जाता है, यानी इसकी संरचना को अगर हम यहां बनाएं तो ये संरचना इस प्रकार की होती है। देखिए मृद ऊतक ये जो संरचना है ये इस प्रकार की होती है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से समव्यासी संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं।
तो इन पर कोश का भित्ति पतली है और इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक होता है, अर्थात ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और समव्यासी होती हैं। समव्यासी, पतली कोशिका भित्ति, और इनके बीच में अंतरा कोश के अवकाश पाए जाते हैं। अंतरा कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस जिसे कहा जाता है। देखिए यहां ये जो है, देखिए ये वाला, ये है, ये इस तरह की पाई जाती है और ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो मृदुतक है ये एक प्रकार से उन भागों के अंदर पाई जाती है जहां कोमल संरचना होती है, क्योंकि इसकी कोशिका कठोर नहीं होती है। और अगर इन कोशिकाओं के अंदर हरित लवक की उपस्थिति अगर है तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं हरित मृदुतक। अब देखिए ये इस तरह की आकृति की भी हो सकती है और ऐसी भी आकृति की हो सकती है। देखिए अगर ये आयताकार है तो इस तरह की आकृति होगी और इनके बीच में भी मध्य अंतराकोश के अवकाश होगा। देखिए देखिए यहां कोशिका द्रव है, केंद्रक है इसके अंदर और मध्य पटलिकाएं हैं जो कि कोशिका भित्ति में होती हैं और हरित लवक है। देखिए हरित लवक है, रसदानियां हैं, अंतराकोश के अवकाश भी हैं और प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो ये गोलाकार भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, अब आता है कि ये जो अगर इनमें वायु भरी हुई है अंतराकोश के स्थानों में तो इसको हम कह सकते हैं वायु मृदुतक कहते हैं। तो ये मृदुतक है और ये पादप के जो भी कोमल भाग होते हैं जहां बहुत एक तरह से ऐसी संरचना है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, वो वहां पर मुख्य रूप से मृदुतक ही होते हैं। और अगर इनमें मान लीजिए बहुत ज्यादा वायु की उपस्थिति है, एक दूसरे से दूर दूर कोशिकाएं हैं, तो इसको कहते हैं स्पंजी मृदुतक कहते हैं, जैसा कि पत्तियों की आंतरिक संरचना में होती है। अब इसके बाद दूसरा जो ऊतक है वो है दूसरा ऊतक है स्थूलकोण ऊतक। तो अगला दूसरा स्थूलकोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, इसे कॉलन काइमा कहते हैं। कॉलन काइमा। अब देखिए ये भी एक प्रकार से जीवित कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक होता है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कोशिका भित्ति पर सेलुलोस, पेक्टिन, हेमीसेलुलोस जैसे पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसमें कोने यानी कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। साथ में इसके अंदर जो है ये जो किनारे हैं मोटे हो जाते हैं। साथ में इसके अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाओं का आकार है, देखिए इस प्रकार का ऊतक होता है ये, इसकी अगर हम संरचना बनाएं तो इस प्रकार का ऊतक होता है। इस प्रकार का ऊतक होता है और इसकी जो कोशिका भित्ति है
उस पर इस तरह का पदार्थों का जमाव हो जाता है, ये जमाव हो जाता है, इसलिए किनारे जो है ये भर जाते हैं। और ये भी एक प्रकार से जीवित कोशिकाओं का होता है, केंद्रक है इनमें। इस तरह का है। और ये अंतराकोश के अवकाश जो है बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ये जो पदार्थ है ये सेलुलोस या हेमी सेलुलोज व पेक्टिन पदार्थ, इनका इसमें क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, और उस जमाव के कारण अंतराकोश के अवकाश जो है वो नहीं होते हैं। ये ऊतक जो है ये पादप भाग को स्थूलता प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे ये जो द्विबीजपत्री पादपों के तने होते हैं, उन तनों के अंदर जो बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ जो हाइपोडर्मिस होती है, उस हाइपोडर्मिस में ये ही ऊतक होता है, स्थूलकोण ऊतक। और अगर इसमें हरित लवक की उपस्थिति है तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं हरित स्थूलकोण ऊतक, और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने का कार्य करता है। अब देखिए इसकी संरचना का अगर हम देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए यहां देखिए ये आप देखिए अक्षरों को मत देखिए, ये देखिए ये इस तरह से भरा हुआ है, ये कोलन काइमा ऊतक है, ये वाला भरा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह का जो ऊतक होता है वो कहलाता है कोलन काइमा। अब आता है और इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये जो बाह्य त्वचा होती है, उस बाह्य त्वचा के अंदर ये इस तरह का पाया जाता है। अब तीसरा जो ऊतक है वो है दृढ़ ऊतक। तो यहां हमने स्थूलकोण ऊतक की बात की, ठीक है। अब मृद ऊतक और स्थूलकोण ऊतक, इन दोनों में समानता क्या है कि मृद ऊतक की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं और स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। अंतर है तो क्या है कि मृद ऊतक की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पतली होती है और अंतराकोश के अवकाश पाए जाते हैं, जबकि स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोश के अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इनके कार्य देखिए, अगर मृदुता के कार्यों की बात करें तो मृदुलता प्रदान करना, कोमलता प्रदान करना, और ये स्थूलकोण ऊतक जो है ये स्थूलता प्रदान करता है, यानी एक तरह से मोटी संरचना में जो एक तरह से दबाव को सहन करने की क्षमता होती है वो इस ऊतक के कारण होती है। अब आता है तीसरा प्रकार जो है ऊतकों का, वो है तीसरा प्रकार दृढ़ ऊतक, दृढ़ोतक। इसे स्क्लेरेन काइमा कहा जाता है। अब देखिए ये जो ऊतक है इसकी विशेषता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो सकड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं पर जमाव हो जाता है किसका, लिग्निन जैसे पदार्थ का जमाव हो जाता है, और लिग्निन होता है जल के लिए अपारगम पदार्थ। तो ऐसी स्थिति में ये कोशिकाएं जो होती है इनमें जीवद्रव नष्ट हो जाता है और ये मृत कोशिकाएं बन जाती हैं। तो दृढ़ ऊतक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दृढ़ रेशे, दृढ़ रेशे, और दूसरा होता है दृढ़ कोशिका, ठीक है। अब दृढ़ रेशे जो होते हैं
ये इस प्रकार के रेशे होते हैं। देखिए ये कोशिकाएं इस तरह की होती हैं, रेशे इस तरह के होते हैं, और इन पर कोशिका भित्ति ये जमा हो गई है, और इनके जो किनारे हैं वो मोटे हो जाते हैं, सॉरी किनारे जो है नुकीले हो जाते हैं। ऐसे होते हैं। ये दृढ़ रेशे हैं, और इनमें ये जो पदार्थ हैं ये लिग्निन नाम का पदार्थ होता है, और लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल के लिए अपारगम होता है। तो किसी भी कोशिका भित्ति पर जब लिग्निन का जमाव हो जाता है तो जल का आवागमन रुक जाता है, ऐसे वो कोशिका कुछ समय के बाद मृत हो जाती है। तो ये तो है दृढ़ रेशे। और दृढ़ कोशिकाएं जो इस प्रकार की होती हैं, देखिए ये बहुभुजी कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये एक तरह से कठोर संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये भी लिग्निन के जमाव है। तो ये ऐसे ये मृत कोशिकाएं हैं दोनों ही, ठीक है। और जहां पर भी ये लिग्निन, जहां पर भी ये दृढ़ ऊतक पाया जाता है उस भाग में दृढ़ता को प्रदान करने का कार्य करता है। अगर अब इसकी देखिए संरचना का हम वैसा चित्र देखें तो इसकी संरचना देखिए इस प्रकार की है, एक बार समझ लीजिएगा। ये देखिए, देखिए यहां देखिए ये अभी हमने जो बनाया है ये दृढ़ रेशा है जो कि इस तरह का है। अब देखिए इसमें सकड़ी अविकासिका है, अंदर की गुहा सकड़ी है और जिसे ल्यूमेन कहा जाता है। और देखिए लिग्निन युक्त मोटी भित्ति, अर्थात भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो गया है और इस तरह की कोशिका हो गई, यानी ये एक प्रकार से दृढ़ूतक का रेशा है। और इधर देखिए दृढ़ूतक कोशिकाएं जो है वो इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, आयताकार, जिसमें ये बीच बीच में साधारण गर्त जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दृढ़ ऊतक होता है। तो हमने अब देखिए बात करें दृढ़ ऊतक पाया कहां जाता है, तो दृढ़ ऊतक जो है ये पाया जाता है उन भागों में जहां दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जैसे कई पादपों के फलों के अंदर ये दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपने कभी नाशपाती खाई हो, देखना उसमें एक ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट, एक तरह से दाने सी कठोर सी संरचना सी लगती है, वो किसके कारण होती है? दृढ़ कोशिकाओं के कारण होती है। इसी तरह से कई फलों की फल भित्ति होती है, बीजों की भित्ति होती है, उनमें ये दृढ़ जो है वो पाए जाते हैं। अमरूद है, अमरूद के बीजों को देखा कितना मजबूत होता है, कठोर होता है, वो भी दृढ़ के कारण है। चीकू के अंदर भी कई बार गूदे में दाने से होते हैं, वो भी इसी के कारण होते हैं। तो ये दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए इस ऊतक की कोशिकाओं की क्या विशेषता है? ये लंबी होती है, सकड़ी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, लिग्निन युक्त भित्ति होती है। और ये कोशिकाएं जो है कुछ स्थानों पर गर्तों के रूप में यानी गड्ढे रूपी संरचना इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये तंतु रूपी संरचना के रूप में भी होती है और कोशिकीय संरचना के रूप में भी होती है। गोलक यानी एक प्रकार से एकल कोशिका के रूप में भी होती है, गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होती है। और इनकी जो गुहा है वो सकड़ी होती है। तो इस तरह से ये हो गया कौन सा? ये हो गया दृढ़ ऊतक। तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है साधारण या सरल ऊतकों के बारे में। और सरल ऊतक का मतलब होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक। तो ये सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मृद ऊतक, मृद ऊतक जिसकी क्या विशेषता बताई अभी हमने, जिनकी पतली कोशिका भित्ति होती है, अंतराकोश के अवकाश होता है। जैसे देखिए ये यहां इसकी विशेषता देखिए, ये वाली विशेषता है, देखिए इसकी ये विशेषता देखिए कि कोशिका, यह देखिए, अब देखिए इसमें यहां
कोशिका द्रव की उपस्थिति है, जीवित है, केंद्र की उपस्थिति है, मध्य पटलिका यानी कोश का भित्ति के अंदर जो परत होती है मध्य पटलिका है, हरित लवक की उपस्थिति है, रसधानियां हैं, अंतरकोश की अवकाश है, प्राथमिक कोश का भित्ति है। तो ये तो एक तरह से मृदुतक की विशेषता है। दूसरा ऊतक हमने पढ़ा कौन सा, स्थूल कोण ऊतक। अब उसमें क्या होता है कि ये मृदुतकों के अंदर ये जो किनारे हैं, जो अंतरकोश के स्थान है, उनमें सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन, ये तीनों तरह के जो पदार्थ हैं ये जल के लिए पारगम होते हैं। इन पदार्थों का जमाव हो जाता है, ऐसे वो स्थूलता प्रदान करने का कार्य करता है। और तीसरा ऊतक जो है वो दृढ़ ऊतक, जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, और इसमें एक तो दृढ़ रेशे होते हैं जो कि इस प्रकार की सकड़ी तंतु रूपी संरचना होती है, लिग्निन की मोटी भित्ति इसके अंदर पाई जाती है, और एक तरह से दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती हैं जिनमें गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की है किसके बारे में, सरल ऊतकों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे जटिल ऊतकों के बारे में, और जटिल ऊतक क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, और उसके बाद फिर आएगा विशिष्ट ऊतक। ठीक है, तो आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा, और तीनों ऊतकों के बारे में आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लीजिएगा आज का। होमवर्क देखिए, आप लोग होमवर्क को आवश्यक रूप से करिए, ये छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको याद होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोण ऊतक की विशेषताओं को लिखिए। विशेषताओं को लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ये जो स्थूल कोण ऊतक है, अगला हम दूसरा लें दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं के गुणों को लिखिए। ठीक है, कि ये किस तरह की इनकी कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अगला है स्थूल कोण ऊतक एज ए कोलेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक एवं दृढ़ ऊतक के कार्यों को लिखिए। यानी इनके क्या कार्य हैं, जिस संरचना में ये उपस्थित होते हैं वहां कैसा इनके द्वारा क्या तैयार किया जाता है। चौथा प्रश्न है, स्थूल कोण ऊतक एवं दृढ़ोतक के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों का आपको उत्तर देना है और आवश्यक रूप से देना है। ठीक है, तो आप लोग घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और हमारा ये जो छठा चैप्टर है ये काफी आगे बढ़ गया है, और ऊतकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के तैयार रहें। कौन सा ऊतक, जटिल ऊतक, और जटिल ऊतक के 2 भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू कहा जाता है,
और फ्लैम को पोषवाहा कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही समवैन ऊतक हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। ओके।